जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। पिछले कक्षा में हमने शिलालेखों के बारे में देखा है, ठीक है। अभिलेखों की ये श्रेणियाँ चल रही है, ठीक है, सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 14 शिलालेख जो थे उनके बारे में देख लिया था पिछली कक्षा में, जाकर देख लेंगे। और ये है अशोक के स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का अर्थ होता है कि एक खंभे के समान, मतलब खंभे के समान मतलब आकृति का जो भी स्तंभ बनाए, स्तंभ ही कहते हैं खंभा को। उसी खंभे में अगर कुछ कुछ लिख दिया जाए, जैसे आप लोग जाते हैं गार्डन या फिर कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि आप लोग बहुत सारे अपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम जो है पेड़ों पर लिख दे रहते हैं। तो उसी प्रकार से गोल स्तंभ या फिर चौड़े लंबे स्तंभ, उस पर कुछ कुछ लिख देना, वो कहलाता है स्तंभ, ठीक है। तो आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी स्तंभ लेख लिखा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। देखिए, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख जो है वह वैराट अभिलेख के नाम से इसे जाना जाता है। वैराट जो कि विराट नगर यानी कि मत्स्य देश की राजधानी, मत्स्य महादेश, मतलब उस समय का जो था महाजनपद मत्स्य, जो कि राजस्थान का एकमात्र महाजनपद था, वह उसका राजधानी था विराटनगर। वही कालांतर में वैराट हो गया, और वैराट जो कि भब्रू अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यह वैराट अभिलेख जो है वह है जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर के आसपास का एरिया है, ठीक है। इसमें अशोक ने स्वयं को पहली बार मगध का सम्राट कहा था, ठीक है। मगध का सम्राट अशोक है। इसका पता कहाँ से चला था? तो भाब्रू अभिलेख से चला था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में इसमें चर्चा मिलती है, जिसमें 3 रत्न बताए गए हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। कौन कौन सा है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। 7 स्तंभ लेख हैं, इसमें से हम लोग देखते हैं। पहला जो है 4 के बाद 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 अभिलेख है। पहला है रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख जो है वह है अफगानिस्तान में, ठीक है। कहाँ है स्थित? यह भारत में, वर्तमान का जो भारत है उसमें स्थित नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत यानी कि अखंड भारत में जो था वह अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। तो अफगानिस्तान के कांधार, जिसे गांधार नरेश शकुनी वाला मामा जी उनके देश में, मतलब गांधार में यह रुमनदेई अभिलेख जो है वह पाया जाता है। यह लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? अरमाइक लिपि में लिखा गया है, ठीक है। देखिए, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि ही पाई गई है, ये मैंने बताया था जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे लिपियों के, ठीक है। तो सबसे छोटा अभिलेख भी यही है, ठीक है। स्तंभ अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख जो कि लघु है और सबसे ज़्यादा ही लघु है, वह है अफगानिस्तान के कांधार में मिला रुमनदेई अभिलेख, जो कि अरमाइक भाषा में लिखा गया है, सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। सम्राट अशोक के यह पहला ऐसा मतलब स्तंभ लेख है जिसमें सम्राट अशोक के प्रशासनिक कार्यों की चर्चा न करके उनके आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की गई, ठीक है। नहीं तो सभी में मतलब उनके प्रशासनिक कार्यों की किस प्रकार से उन्होंने प्रशासन व्यवस्था मतलब चलाई थी, ये सब के बारे में ही चर्चा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें किया गया है कि इन्होंने आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या किए हैं, किसको दान दिया है, क्या क्या किए हैं, कितना पैसा कौड़ी था उसके ज़माने में, ये सब अब समय का बताया गया है। दूसरा है कौशाम्बिक, ठीक है। कौशाम्बिक जो है यह है यूपी में, जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में यह है, ठीक है। इसे जो इसमें जो है ना, अशोक की जो पत्नी थी, उनकी मोस्ट फेवरेट पत्नी एकदम वाला, ठीक है। तो उनकी जो पत्नी थी कारूबाकी, कारूबाकी भी दान दक्षिणा देती थी, ठीक है। सब पैसा का ताला का तिजोरी होता है ना, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो बीवी को ताला के चाबी पकड़ा दिया, तो वैसा ही काम अशोक ने कारूबाकी के लिए किया था। तो कारूबाकी जो है स्वयं दान दक्षिणाएँ देती थी। तो इन दान दक्षिणाओं की चर्चा कौशाम्बिक स्तंभ अभिलेख में है, ठीक है। जो अकबर था ना, ये बदमाश अकबर, ये अकबर ने फिर इसे इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये इलाहाबाद में नहीं था, लेकिन कालांतर में इसे इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। महारानी कारूबाकी की दान दक्षिणाओं के बारे में इसमें उल्लेख है, चर्चा है, तो इसलिए रानी का अभिलेख इसे भी कहा जाता है, या फिर रानी अभिलेख के नाम से इसे जाना जाता है। तीसरा देखते हैं टोपरा। टोपरा अभिलेख जो है यह हरियाणा में स्थित था, ठीक है। कहाँ पर स्थित था? हरियाणा में स्थित था। लेकिन इसे फिर कालांतर में जब विदेशी आक्रमण होने लगे, जब फिरोज शाह तुगलक भारत में आया, उसका शासन हुआ, ठीक है, सल्तनत काल में, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे, दिल्ली के एक स्थान का नाम है तुगलकाबाद, जो कि फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही बसा हुआ है, ठीक है, तुगलक वंश के। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे हरियाणा से तुगलकाबाद में ले आया, ठीक है। अगर इस बात की पता, थोड़ी सी भी जानकारी अगर अशोक को पता चल जाता ना, अगर उस टाइम पे जीते रहते, तो तुगलक जो है ना, इसका तुग अलग और अलग अलग कर दिया जाता, ठीक है।
ऐसा मतलब हरामी था ये तुगलकाबाद में ले आया, ठीक है। तुगलक कौन ले आया था? फिरोज शाह तुगलक ना। और देखिए मेरठ जो है, मेरठ में एक अभिलेख था, उसे भी मेरठ से फिर कहाँ लेकर आ गया था? तुगलकाबाद में, ठीक है। कहाँ ले आए? मेरठ से तुगलकाबाद इसे फिर लेकर चले गया था, ठीक है। यानी कि यूपी से सीधा दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसमें से इसका फिरोज अलग कर देता और शाह अलग कर देता अगर सम्राट चक्रवर्ती अशोक होते तो, ठीक है। हालांकि बहुत दिन, कई वर्षों बाद की बातें हैं ये, ठीक है। कहाँ ये बीसी के पहले हैं, मतलब क्रिस्ट के पहले हैं, जीसस क्रिस्ट के, और एक कहाँ जीसस क्रिस्ट के बाद है, ठीक है। तो देखिए मेरठ से भी मतलब लेकर तुगलकाबाद शिफ्ट कर दिया गया। पांचवा अभिलेख जो है वह रामपूर्णा अभिलेख है। यह बिहार के चंपारण या फिर चंपारण जिसे कहा जाता है, वहाँ स्थित है, चंपारण जिला में। 1872 में इसे कार्लायल ने खोजा था, ठीक है। किसने खोजा था? कार्लायल नामक जो अंग्रेज व्यक्ति था उसने खोजा था, ठीक है। और देखिए छठवां है लौरिया, और सातवां भी है लौरिया अभिलेख, ठीक है। तो ये लौरिया अभिलेख जो है यह भी चंपारण में स्थित है। दोनों लौरिया और रामपूर्णा सब चंपारण में ही स्थित हैं बिहार के, लेकिन ये जो लौरिया है वह नंदनगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसे लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहा जाता है। यह भी चंपारण बिहार में ही स्थित है। और ये जो है लौरिया अरेराज कहा जाता है, ठीक है। इस अभिलेख को, स्तंभ अभिलेख को लौरिया अरेराज के नाम से जाना जाता है। यह भी चंपारण बिहार में स्थित है। तो ये 3 ठो बिहार में, चंपारण में स्थित हैं। और यहाँ पर देखिए यूपी में 2 ठो स्थित हैं, कौशाम्बी और टोपरा स्थित है। रुमनदेई जो है वह अफगानिस्तान, एक ही ठो बस भारत के बाहर में है। ये है सर ए कुना अभिलेख, एक नाम है सर ए कुना अभिलेख। यह भी अफगानिस्तान के कांधार में है, जिसे अरमाइक व ग्रीक 2 लिपियों में लिखा गया है, ठीक है। अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि 2 लिपियों में इसे लिखा गया है। देखिए कलिंग अभिलेख में ना चर्चा किया गया है, मतलब सम्राट अशोक ने एक बात कही है कलिंग अभिलेख में। क्या कहा है कि संसार के सभी मानव जो हैं मेरी संतान है। संसार के सभी मानव, सभी को ना, मतलब केवल भारत के नहीं, पूरे संसार के सभी मानव को लपेट दिया और कहा कि इस संसार के सभी मानव मेरी संतान हैं। मैं एक माँ की भांति उनके प्रलौकिक व सांसारिक जीवन की कामना करता हूँ, ठीक है। वह उनकी माँ के समान, एक माँ के समान मैं उनकी प्रलौकिक और सांसारिक जीवन की कामना करता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को योगाधाम को देकर निश्चिंत हो जाती है, मैं भी अपनी प्रजा को राजुक नामक अधिकारी देकर निश्चिंत हो गया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने भी राजुक नामक अधिकारी प्रजा के लिए नियुक्त किया है। ये बात किसने कहा है? सम्राट अशोक ने। फिर से देखते हैं, संसार के सभी मानव मेरी संतान है, मैं एक माता की भांति उसके प्रालौकिक व सांसारिक जीवन की कामना करता हूँ। जिस प्रकार माँ अपनी संतान को योगाधान को देकर एकदम निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देख रेख के लिए राजुक को नियुक्त किया हूँ, ठीक है। और फिर मैंने किया है, ऐसा इन्होंने किसमें कहा है? कलिंग अभिलेख में इन्होंने कहा है, ठीक है। देखिए योगाधान का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से माता जो है एक देख रेख या फिर इसके लिए और शिक्षा के लिए जिस प्रकार से सौंप देती है, उसके बाद निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार से इन्होंने भी राजुक नामक जो अधिकारी है, 3 अधिकारी थे, ठीक है, राजुक युक्ता का ये वाले। तो ये 3 अधिकारियों में से एक अधिकारी की चर्चा की गई है राजुक। इसे सौंप कर, मतलब प्रजा की ये देख रेख कर सकता था, ये सब चीज़ सौंप कर निश्चिंत हो गया था, ठीक है। राजुक जो है वह अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकता था, और जो गलत व्यक्ति हो या फिर बुरा व्यक्ति हो, गलत काम करने वाला हो, चोर डकैत, उसे दंडित भी कर सकता था। इतनी शक्ति दे दी गई थी राजुक को, ठीक है। गुहा लेखों की जो संख्या है वह 3 है, ठीक है। गुहा लेख मतलब होता है गुफा में लिखे गए अभिलेख, ठीक है। स्तंभ लेख देख लिया, अब गुहा लेख देख लेते हैं, थोड़ा सही है। गुहा लेख जो है वह, गुहा का अर्थ होता है गुफा, गुफा जिसमें शेर रहते हैं, ठीक है। गुफा, बहुत सारे जानवर रहते हैं गुफाओं में। गुहा लेख जो है गुहा में, यानी कि गुफाओं में लिखा गया अभिलेख जो है गुफा लेख या फिर गुहा लेख कहलाता है। बिहार के गया के पास ही स्थित है बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है। जैन धर्म में पढ़ा और आजीवक संप्रदाय वालों में हम लोग देखा था, ठीक है। बराबर की जो पहाड़ी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गुफाएं स्थित हैं। इसमें 3 गुफाएं जो हैं वह प्रमुख है। इसमें से आजीवकों को भी ये गुफाएं जो हैं दान में दे दिया गया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय जो है उनको भी बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाएं दान में दी गई थी। अभिलेख लिखने के लिए जो पत्थर यूज़ किए जाते थे, ठीक है, अब अभिलेख लिख के रहे हैं तो जैसे गुफाओं में लिख लिया गया है, ठीक है, तो वो तो गुफाओं में ही उन्हीं की दीवारों में लिख लिया गया। लेकिन अगर कोई शिलालेख लिखा जा रहा है तो बड़ा सा पत्थर चाहिए। ये नहीं कि मेरे गांव में एक पत्थर दिखा उसी में लिख दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं।
ठीक है। या फिर कोई स्तंभ लेख बनाना है तो नहीं, मिट्टी का ढाल दिए, सीमेंट का मस्त ढलाई कर दिया और उसी पर लिखे। उस समय का कहाँ का सीमेंट था, ठीक है, बाद में सीमेंट का आविष्कार हुआ, ठीक। तो उस समय क्या करते थे, पत्थरों में लिखा जाता था। तो कुछ ऐसे इस प्रकार के पत्थर का उपयोग किए जाते थे। अगर स्तंभ लेख बनाना है तो खंभे के समान पत्थर के उपयोग किए जाते थे। फिर उसमें नक्काशी वक्काशी करके स्तंभ जो है उसे अशोक स्तंभ का आकार दे दिया जाता था। सींग वगैरह, बैल और घोड़ा वगैरह बनाकर, अशोक चक्र बनाकर उस प्रकार से आकृति दे दिया गया है उसे, ठीक है। तो उन समय जो भी पत्थर थे, शिलालेख चाहे स्तंभ लेख जो भी हो, किसी प्रकार का अभिलेख बनाना हो तो उस अभिलेख के लिए जो भी पत्थर उपयोग किए जाते थे वह उत्तर प्रदेश के चुनार से निकाले जाते थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनार से निकाले जाते थे। और इतने जो हैं वह स्तंभ लेख और गुहा लेखों के बारे में छोटा सा बस है, इतना ही। अगले क्लास में हम प्रशासनिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, इन सभी के बारे में धीरे धीरे अब देखेंगे। सांस्कृतिक कार्य क्या क्या अशोक ने किए थे, ठीक है। आप लोग वीडियो को अपने भैया भाभी, जीजा जीजू, दीदी लोगों से शेयर किया कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।